हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत आप सभी लोगों का। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग अपने प्रिपरेशन को जबरदस्त और बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। चलिए चालू करते हैं। क्या हालचाल है? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे सब लोग। बढ़िया हो ना? हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखिएगा। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब लगातार जैसे ही बारिश रुकेगी वैसे ही हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट्स की संख्या बढ़ जाती है। वो क्योंकि इतना बीमार हो जाते हैं भीग भाग के, तो थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखना और अपनी हेल्थ को थोड़ा अच्छे रख के कोशिश करना। चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन। और पार्लियामेंट का पार्ट 2 हम करेंगे। कल के सेशन में हमने क्या करा था? कल के सेशन के अंदर हमने बात करी थी बेसिकली पार्लियामेंट के बेसिक्स की बात करी थी कि पार्लियामेंट का कंपोजिशन कैसे होता है। एक लोअर हाउस होता है, एक अपर हाउस होता है। लोअर हाउस को हम लोकसभा बोलते हैं, अपर हाउस को हम राज्यसभा बोलते हैं। वी टॉक्ड अबाउट दोज थिंग्स। सर वॉइस बहुत कम है। हाँ, वॉइस को करवाते हैं। हाँ, आपके ही बैच में दिक्कत आती है वॉइस में, बाकी के बैचों में पता नहीं क्यों नहीं दिक्कत आती। शायद हो सकता है वो बच्चे सुनते नहीं होंगे मुझे अच्छे से। आप लोग बहुत अच्छे से सुनते होंगे। हाँ, कान लगाकर ध्यान से सुनते हैं, इसलिए आपको वॉइस बिल्कुल साफ चाहिए, बिल्कुल सुरीली आवाज चाहिए होगी। चलो चलिए चालू करवा दी है। वॉइस अच्छे से हो चुकी है आप लोगों की। भैया इनके लिए वॉइस अच्छे से कर दो भाई। थोड़ी सी हमारे बालक थोड़े से इस बैच के अंदर ऐसे हैं जिनको आज ऊंची आवाज पसंद है, छोटी कम आवाज के अंदर इन्हें सुनाई नहीं देता। खैर बहरहाल आवाज बढ़वा दी गई है। उम्मीद करता हूं कि आपको सबको सुनाई दे रहा होगा। चले चालू करें सेशन को। चलिए, सच में बहुत कम है। बढ़वा दीजिए, बढ़वा दी। अभी ठीक है? अभी ठीक है? हाँ जी। अभी ठीक है। चलो, अभी ठीक। चलो करें चालू। चलो। हाँ हाँ सर, चालू तो कर ही दो। क्या फर्क पड़ रहा है, आप चाहे कुछ भी पढ़ाएं। चलो, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था दोस्त? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था पार्लियामेंट के बारे में और समझा था कि भाई पार्लियामेंट होता क्या है। तो मैंने आपको बता दिया था कि पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना और इसी के साथ साथ सरकार भी बनाना। और पार्लियामेंट में हमने इसका स्ट्रक्चर देखा और स्ट्रक्चर के हमने बात करी कि इंडिया के अंदर जो पार्लियामेंट का जो स्ट्रक्चर है दैट इज बाइकैमरलिज्म। इंडिया के अंदर दो हाउसेस होते हैं, एक लोअर हाउस जिसे हम लोकसभा के नाम से जानते हैं और दूसरा अपर हाउस जिसे राज्यसभा के नाम से जानते हैं। इनके कंपोजिशन के बारे में बात कर ली थी कि कैसे लोकसभा में टोटल सीट्स कितनी होती हैं, मैक्सिमम सीट्स कितनी हैं, वगैरह वगैरह। ये सब हमने बात कर ली थी और पता ये चला था कि लोकसभा के अंदर जो मेंबर्स विच आर मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इसमें लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं ये डायरेक्टली चुने जाते हैं। इनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। और यहां पर इलेक्शन कैसे होता है दोस्त? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड, एसटीवी मेथड से यहां पर राज्यसभा के मेंबर्स चुने जाते हैं। सो दिस इज हाउ वी वर टॉकिंग। आज हम मेंबर्स की क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी और डिसक्वालिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। Then we're going to also talk about प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में बात करेंगे कि भैया लोकसभा का प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, राज्यसभा का प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है ना, उनके बारे में बात करेंगे। देन विल बी टॉकिंग अबाउट प्रोसेस और सेशंस इन पार्लियामेंट। सेशंस इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर कैसे कैसे सेशंस होते हैं, उन सेशंस को रोकता कौन है, क्या क्या होता है, विल टॉक अबाउट दोस। देन विल बी टॉकिंग अबाउट प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए लॉ। प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए लॉ, एक कानून बनाने की प्रोसेस होती क्या है, उसको भी हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, सो दिस इज व्हाट टुडेज एजेंडा इज। आज का एजेंडा इस तरीके से होने वाला है। सर प्लीज एक्सप्लेन एसटीवी। हाँ, रोज ही कर दो एक्सप्लेन। करा तो है पिछले बच्चे 2-3 बार कर चुका मैं। जहां जहां एसटीवी मेथड आया वहां करा है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले चैप्टर में नहीं करा था, वही तो सेम ही तो मेथड है। चलो टॉपिक लिख लो मेरे दोस्त, लिख लो। नहीं मन कर रहा फिर भी लिख लो, मन किसी का भी नहीं करता। सबको आराम तो चाहिए होता ना। बाय नेचर हम सब लोग आराम ही करना चाहते हैं, बट काम सबको करना पड़ता है, देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक और अंबानी से लेकर
अडानी जी तक सब काम करते हैं, तो आप कोई अनोखे बिल्कुल भी नहीं हो। चलो जी, अब चालू करते हैं पार्लियामेंट के इस चैप्टर को। तो पार्लियामेंट के चैप्टर में हमने बात करी थी भाई इलेक्शन से आते हैं, लेकिन सबसे पहले इनकी क्वालिफिकेशंस के बारे में मैं बात करूं, यानी कि एलिजिबिलिटी के बारे में मैं बात करूं, तो एलिजिबिलिटी के बारे में जो डिटेल्स आती हैं वो आती हैं आर्टिकल 88 में। आर्टिकल 88 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 88 जो है, ये इनके 84, माफ कीजिएगा 84 जो है वो डिस्क्राइब करता है क्वालिफिकेशंस के बारे में। आर्टिकल 84। अब आप कहोगे सर पार्लियामेंट के अंदर तो 2 हाउस है, तो आर्टिकल 84 कौन से मेंबर्स की क्वालिफिकेशन को क्वालिफाई करता है, यानी कि कौन से मेंबर्स के लिए क्वालिफिकेशन बताता है? तो ऐसे में हम बात करें तो दोस्त दोनों के बारे में ही बताता है। क्वालिफिकेशन लिखी है आर्टिकल 84 में, यू डोंट नीड टू रिमेंबर द आर्टिकल, बस एक बेसिक सी बात समझना, एक बेसिक सी बात समझना कि क्वालिफिकेशन क्या होंगी। पहला पहला है ही और शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ही और शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ही और शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। 82 83 का बात करेंगे, डोंट वरी, और हर आर्टिकल याद भी नहीं करना, मैं बता दूंगा वैसे। हाँ जी, ही और शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। अब उसकी ओथ्स एंड अफर्मेशंस जो होंगी, ओथ्स एंड अफर्मेशंस, ओथ्स एंड अफर्मेशंस, दे आर मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 99। कौन से आर्टिकल में है दोस्त? आर्टिकल 99, है ना। याद रखना, ओथ्स कौन एडमिनिस्टर करता है? जितने भी, चाहे राज्यसभा का एमपी हो चाहे लोकसभा का एमपी हो, कौन एडमिनिस्टर करेगा? चलो आप लोग लॉजिकली बताओ कि कौन यहां पर ओथ्स जो है, इनको कसम कौन खिलाता होगा? हाँ जी, ओथ्स बिफोर, ओथ्स एडमिनिस्टर कौन करता है? ओथ्स बिफोर प्रेसिडेंट। कौन लेता है दोस्त इनसे कसम? बिफोर प्रेसिडेंट। हाँ, ये जरूर है, प्रेसिडेंट की जगह भी कोई दूसरा आदमी हो सकता है, इफ प्रेसिडेंट अलाउज टू डू सो। अगर प्रेसिडेंट साहब उस समय नहीं है, प्रेसिडेंट साहब को लग रहा है कि भैया और किसी से करवा लेते हैं, मैं अभी सही नहीं हूं, मेरी हेल्थ सही नहीं है या मैं कहीं जा रहा हूं, तो भी ओथ और किसी के सामने भी हो सकती है। अगर एज की मैं बात करूं दोस्त, एज एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें मेरे दोस्त, यानी कि उम्र की योग्यता की अगर हम बात करें, तो लोकसभा के अंदर जो उम्र चाहिए होती है, राज्यसभा में उम्र जो चाहिए होती है, दोनों अलग अलग हैं। लोकसभा और राज्यसभा में एज एलिजिबिलिटी अलग अलग आपको देखने को मिल जाती है। लोकसभा में कितने साल है? 25 साल यहां पर उम्र लिखी है। और राज्यसभा का मेंबर होने के लिए कितने कंप्लीट एज कितनी होनी चाहिए? आपने 30 साल अपनी उम्र के कंप्लीट कर लिए हो, 30 साल अपने उम्र के पड़ाव कंप्लीट कर लिए हो। सर ऐसा क्यों किया गया? बिकॉज राज्यसभा आफ्टर ऑल हाउस ऑफ एल्डर्स है, बेसिकली हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो था, हाउस ऑफ एल्डर्स भी इसे बोलते हैं, याद रखना। अगर डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में हम बात करें, ये तो हो गई क्वालिफिकेशन के बारे में दोस्त। अगर डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में मैं बात करूं कि भाई डिस्क्वालिफिकेशन किन किन बेसिस पे होता है, तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होंगे उनके डिस्क्वालिफिकेशन किस किस बेसिस पे होते हैं? अगर वो इंडिया का सिटीजन नहीं है या उसने इंडिया की सिटीजनशिप तिगड़म लगाकर ले ली है, तो भी उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे है, या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे है, यानी कोई अपनी कंपनी चलाता है, अपना काम धंधा भी देखता है, या नोट ऑफ गुड साउंड माइंड, अच्छे दिमाग का नहीं है, अनसाउंड माइंड का है, यानी कि थोड़ा सा पगलेट सा आदमी है। तो ये सारी चीजें मेंशन की गई हैं आर्टिकल 102 के अंदर, आर्टिकल 102 के अंदर मेरे दोस्त। क्या क्या है? पहला है, अगर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर कोई नागरिक जो है एमपी बन जाता है और भारत का नागरिक नहीं निकलता है, तो ऐसे में उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दूसरा, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हैव ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि कोई नौकरी पर है या कोई कंपनी चला रहा है, तो उसे भी वहां से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तीसरा, अगर वो अनसाउंड माइंड का है, यानी कि दिमाग उसका सही नहीं है और वो
अब सर अनसाउंड माइंड कैसे पता करते हैं? हाँ, एनडीए के बैच के अंदर लेकर आते हैं, फिर देखते हैं कि चैट में क्या करता है वो, उस हिसाब। नहीं, ऐसा नहीं है। अनसाउंड माइंड का मतलब बेसिकली कहीं कोई पागल ही हो जाए ना, है ना, तो उसके लिए। ठीक है, अब जब डिस्क्वालिफिकेशन होगी तो वैकेंसी ऑफ सीट्स, वैकेंसी ऑफ सीट्स, इन सीट्स पर वैकेंसी कैसे क्रिएट होती है? वैकेंसी ऑफ सीट्स, वैकेंसी ऑफ सीट्स यानी कि ये सीट जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कैसे कैसे खाली हो सकती है, उनके कुछ प्रोविजंस के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहला, रेजिग्नेशन हो जाए, रिजाइन कर दे, रेजिग्नेशन। अच्छा मुझे बताओ, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट अपना रेजिग्नेशन किसे देगा? चलो बताइए। हाँ भाई, खोल देता हूं थोड़ी देर के लिए बंधन तुम्हारे, जल्दी से बताइएगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपना रेजिग्नेशन किसे देगा? टू हुम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल सबमिट हिज रेजिग्नेशन, किसे करेगा? प्रेसिडेंट साहब को। अच्छा जी, अच्छा जी। दूसरा, एब्सेंस, एब्सेंस, अगर वो कंटिन्यूसली एब्सेंट रहता है फॉर 60 डेज, कॉन्टिन्यूसली, कॉन्टिन्यूसली फॉर 60 डेज, 60 दिन के लिए अगर वो लगातार, यानी कि सेशन के अंदर है और 60 दिन के अंदर, 60 दिन तक वो किसी को नहीं बताता है कि भैया वो छुट्टी पर है, तो भी उसे हटा दिया जाएगा। रेजिग्नेशन इज सबमिटेड टू प्रिजाइडिंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जाने के उस हाउस का जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, उस हाउस का जो भी चेयरमैन है। इन केस ऑफ लोकसभा दैट इज स्पीकर, इन केस ऑफ राज्यसभा दैट इज चेयरमैन, है ना। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट होता है, अगर चेयरमैन साहब नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, तो जैसे अभी राज्यसभा का कोई एमपी अपना रेजिग्नेशन देना चाहे तो किसे देगा? ऑफ कोर्स वाइस डिप्टी चेयरमैन जो होता है, वाइस चेयरमैन जिसे बोलते हैं, उसे देगा। अभी कल आप लोग भी कुछ सवाल आप लोगों के भी थे और बच्चे मुझसे वैसे भी पूछ रहे थे कि सर वाइस प्रेसिडेंट अब नहीं है तो अब क्या है? तो उसके लिए कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में कल हमने डिस्कशन करा था कि कल तो ऐसा कोई प्रोविजन तो हमें मिला नहीं था। तो तब तक, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, तब तक जो डिप्टी चेयरमैन जो होता है राज्यसभा का, जो वाइस चेयरमैन होता है, वही वही उनका काम करेगा, उनका काम सारा का सारा वो संभालेगा। 59 डेज हॉलीडे करके 60वें दिन चले जाओ तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। दूसरा, एक आर्टिकल, इंटरेस्टिंग आर्टिकल इसके अंदर डाला गया, आर्टिकल 101, आर्टिकल 101, आर्टिकल 101। क्या लिखा है इसमें? 101 ए, नो मेंबर सेल बी, नो मेंबर सेल बी, सेल बी मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस, मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस, कि कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो दोनों सदनों का सदस्य होगा, कि राज्यसभा में भी एमपी है और लोकसभा में भी एमपी है। इस सिनेरियो को बोलते हैं डुअल मेंबरशिप दोस्त। क्या बोलते हैं? डुअल मेंबरशिप, दोहरी सदस्यता। मान लो आपने चुनाव लड़ा और चुनाव में आप दोनों ही राज्यसभा के अंदर भी जीत जाते हो, लोकसभा में भी जीत जाते हो, तो उस सिनेरियो में क्या होगा? तो विद इन 10 डेज यू हैव टू इंटीमेट द प्रिजाइडिंग ऑफिसर कि मैं कौन सी सीट सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, मैं कौन सी सीट सेलेक्ट करूंगा, तो ये बताना पड़ता है विद इन 10 डेज। दूसरा, अगर आप स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर हो, राज्य विधानसभा के अंदर हो और एमपी के लिए भी चुन लिए गए, उस सिनेरियो के अंदर आपको 14 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी जो भी सीट है जिससे रिजाइन करना चाहते हो आप रिजाइन कर देंगे। अदरवाइज आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो आपकी सीट है वो रह जाएगी, बाकी जिस पे भी आप इलेक्ट हुए हो वो रिजेक्ट हो जाएगी। करेक्ट है? तो डुअल मेंबरशिप, ये कुछ तरीके हैं वैकेंसी ऑफ सीट्स के, इस तरीके से सीटें यहां पर खाली हो जाती हैं। क्लियर है? ओथ बाय द मेंबर्स मैंने बता दिया, आर्टिकल 99, बिफोर द प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट जिनको भी अपॉइंट करता है। अब असल में सरकार बनती कैसे है मेरे दोस्त, समझिए। एक तरफ है राज्यसभा और दूसरी तरफ है लोकसभा। एक तरफ है
राज्यसभा और दूसरी तरफ है लोकसभा। समझो ये क्या है, राज्यसभा। आराम से समझो, कोई जल्दीबाजी नहीं करने का, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा। दूसरा लोकसभा, यहां के मेंबर्स तो कैसे आते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं, अलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा शेड्यूल 4 के अंतर्गत। लोकसभा के अंदर अडल्ट सरफरेज यानी कि 18 साल से उम्र के जितने भी अडल्ट सफरेज 18 साल से उम्र के सभी लोग यहां पर डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं। इलेक्शन होता है सभी सीटों पर एक साथ, 5 साल इलेक्शन हुआ। अब इलेक्शन के बाद द पार्टी विच गेट द मेजोरिटी, पार्टी विच गेट्स द मेजोरिटी यानी कि जिसके पास टोटल मेंबरशिप जो है, टोटल मेंबरशिप का 1/2 + 1, जिसके पास सीट है, जिस पार्टी के पास सीट है, उसकी सरकार बन जाती है। ठीक है। अब जो मेजोरिटी जिसने प्रूव कर दी, जिस पार्टी ने, जिसने कहा कि भाई हमारे पास 50% + 1, टोटल मेंबरशिप का 50% + 1 है, उसकी सरकार बन जाएगी। ऐसे में प्रेसिडेंट जो है, यहां पर राष्ट्रपति का इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्रेसिडेंट याद रखना, प्रेसिडेंट आर्टिकल 75, कौन सा आर्टिकल है दोस्त, आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 के अंदर कुछ प्रोविजंस है, इनमें से प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा। प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति साहब द्वारा प्रेसिडेंट साहब यहां पर अपॉइंट करे जाएंगे। किसके द्वारा, राष्ट्रपति साहब के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर किसको चूज करेंगे, जो भी जिस भी पार्टी को मेजोरिटी मिली, उसने जिस आदमी का नाम दिया कि भैया ये हमारा नेता है, लीडर ऑफ द हाउस इसे कहा जाता है, ही इज ऑल्सो लीडर ऑफ द हाउस। ठीक है, उसे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देते हैं प्रेसिडेंट साहब। फिर प्रेसिडेंट साहब जो है प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑन द एडवाइस ऑफ, माफ कीजिएगा, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की सलाह पर अपॉइंट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। अपॉइंट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अपॉइंट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फिर प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति साहब को बताएंगे कि भैया इसे मंत्री बना दो, इसे नहीं बना दो। तो कौन बनाएगा, प्रधानमंत्री जी बनाएंगे। नाउ अब समझिएगा, दो सिनेरियो हैं। एक सिनेरियो यह है कि अगर मेजोरिटी लूज हो जाए, यानी कि किसी पार्टी के पास 50% + 1 नहीं है। देखो कई बार पार्टियां क्या करती हैं, अपनी मेजोरिटी प्रूव करने के लिए ये जो 1/2 है, इसके अंदर कई सारी पार्टियां मिल जाती हैं। जैसे अभी सरकार है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसके अंदर बीजेपी भी है, राष्ट्रीय जनता दल भी है, ऐसे अलग अलग पार्टियों ने मिलकर, जेडीयू भी है, ऐसे अलग अलग पार्टियों ने मिलकर ये ग्रुप बनाया, इसे बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। अब अगर मेजोरिटी लूज हो जाए तो इसको जांच करने के लिए एक तो ये होता है कि इसके जो टोटल मेंबर्स हैं एक रेजोल्यूशन लेकर आए कि भैया नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए कि भैया हमें विश्वास नहीं है, इसको बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो इसका मतलब जो मेजोरिटी है वो इनके पास नहीं है। दूसरा सिनेरियो ये भी है, जैसे एक बच्चे ने बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन पहले पूछ लिया, अब अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिजाइन कर दिया, दैट मींस लीडर आरजेडी नहीं है। अरे एग्जाम्पल दिया है बच्चू, एग्जाम्पल दिया है, आरजेडी नाम, आरजेडी कैसे नहीं है, आरजेडी है तो सही है। चलो अभी सुनो, अभी बच्चों मेरी बात सुन लो, इधर देख लो।
अगर प्रधानमंत्री ने रिजाइन कर दिया, दैट मीन्स अब लीडर ऑफ द हाउस नहीं है, तो गवर्नमेंट गिर जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। फिर प्रेसिडेंट साहब सबको पूछेंगे हाँ भाई मेजोरिटी किसी की है, तो कुछ पार्टियां बोलेंगे हाँ जी मेजोरिटी है। इस सिनेरियो में प्रेसिडेंट हैज डिस्क्रिशनरी पावर, प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर होता है कि वो किसी ऐसे आदमी को बना दे, कि मुझे बना दे कि देशराज जी आप बनो प्रधानमंत्री, लेकिन 1 महीने के अंदर मेजोरिटी बता देना, 1 महीने के अंदर आपके साथ हाउस है, अब मतलब 50% प्लस 1 मेंबर्स आपके साथ हैं, ये आप हमें प्रूव कर देना। तो इस सिनेरियो में एक चीज आपको पॉइंट समझ में आया कि भाई अगर कोई लोकसभा राज्यसभा का मेंबर नहीं है तो भी प्रधानमंत्री बन सकता है, पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, प्रधानमंत्री के गिरते ही मंत्री परिषद फेल हो जाएगी, तो यहीं पर एक क्लॉज लिखा है 75 के अंदर ही, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर collectively responsible to the parliament, सामूहिक जिम्मेदारी होती है मंत्रिपरिषद की पार्लियामेंट के प्रति। सामूहिक जिम्मेदारी होती है। देखो जी, अब आप सोचिए अगर किसी एक मिनिस्टर को हटा दिया, मिनिस्टर को लगाया किसके सजेशन पे, प्रधानमंत्री के, हटाया किसके सजेशन पे जाएगा, प्रेसिडेंट द्वारा हटाया जाएगा। कौन सजेशन देगा, पीएम सजेशन देगा कि भैया इनको हटा दो, इनको लगा दो, करेक्ट है। नाउ एक और चीज, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जरूरी नहीं है कि लोकसभा के ही मेंबर हो। द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद जो है, इसके सदस्य जो होंगे, दे नीड नॉट टू बी फ्रॉम द लोकसभा, दे कैन बी फ्रॉम आइदर ऑफ द हाउसेस, वो दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन के हो सकते हैं। दे कैन बी फ्रॉम राज्यसभा। मनमोहन सिंह साहब प्रधानमंत्री, देवर फ्रॉम द राज्यसभा, ही वॉज फ्रॉम द राज्यसभा ना, तो राज्यसभा से भी हो सकते हैं, बट सरकार बनती है लोकसभा से। सरकार किससे बनती है, लोकसभा से। तो ये सब जिम्मेदार होंगे लोकसभा में। लोकसभा में जब सवाल पूछे जाएंगे, जैसे मानसून सत्र में अब सवाल पूछे जा रहे हैं, तो कौन जवाब देगा। जैसे कि जल संसाधन से रिलेटेड कोई सवाल पूछा है तो जल संसाधन मंत्री साहब जवाब देंगे। दे आर, इसीलिए लिखा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू दी पार्लियामेंट। इतनी बातें क्लियर सर, इतनी बातें क्लियर है सर। आरजेडी पार्टी एनडीए में नहीं है, ठीक है भैया नहीं है, अरे सपोर्ट है, आउटसाइड सपोर्ट तो है ही, आउटसाइड सपोर्ट कम नहीं होता। जेडीयू तो है, नीतीश बाबू की पार्टी है, और भी बहुत सारी एनडीए अलायंस के अंदर बहुत सारी पार्टियां, करेक्ट। चल अब सर, एक तरफ है लोकसभा, दूसरी तरफ है राज्यसभा। एक तरफ है लोकसभा और दूसरी तरफ है राज्यसभा। जैसे कि क्लास है, 2 क्लास है, अब दोनों क्लासेस को संभालने के लिए मॉनिटर की जरूरत पड़ेगी ना। तो लोकसभा का जो मॉनिटर होता है उसको बोलते हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा। क्या बोलते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा। राज्यसभा का स्पीकर क्या बोलते हैं, लोकसभा में स्पीकर ऑफ द लोकसभा। और राज्यसभा के जो यहां जो मॉनिटर होते हैं उसे बोलते हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। मेरे बच्चे, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होता है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं कौन, वाइस प्रेसिडेंट साहब ऑटोमेटिकली होते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट साहब का तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। लेकिन स्पीकर ऑफ द हाउस की अगर मैं बात करूं दोस्त, स्पीकर ऑफ द लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 93 के अंदर यह दिया गया है। किस आर्टिकल में दिया गया मेरे दोस्त, आर्टिकल 93 में दिया गया है। सर ये जैसे अभी कौन है, ओम बिरला साहब, ये कहां से आते हैं, ही इज इलेक्टेड फ्रॉम दी मेंबर्स ऑफ लोकसभा,
मेंबर्स ऑफ लोकसभा। जो लोकसभा के मेंबर्स हैं उन्हीं में से एक को यहां पर इलेक्ट किया जाता है। उनमें से लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उन्हीं में से एक को यहां पर इलेक्ट कर दिया जाता है। तो यानी कि ओम बिरला एमपी का चुनाव पहले जीते होंगे। इनके इलेक्शन की डेट कौन फिक्स करता है? डेट ऑफ इलेक्शन इज फिक्स्ड बाय प्रेसिडेंट। कौन करता है दोस्त? प्रेसिडेंट साहब करते हैं। तो याद रखना, आपको यह पूछ लिया जाए हु इज प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा कौन है मेरे बच्चे? हां जी, कौन है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन है दोस्त? स्पीकर, जिसका चुनाव उन्हीं मेंबर्स में से होता है। डेट ऑफ इलेक्शन जो है वो फिक्स की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। हां जी, एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा, अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा को रिजाइन करना है, लेट्स सपोज जैसे वाइस प्रेसिडेंट ने तो कर दिया प्रेसिडेंट साहब को, लेकिन स्पीकर ऑफ लोकसभा अपना रेजिग्नेशन किसे सबमिट करते हैं? तो रेजिग्नेशन इज सबमिटेड नॉट टू द प्रेसिडेंट, रेजिग्नेशन इज टू डिप्टी स्पीकर। जो भी डिप्टी स्पीकर यहां पर होगा, डिप्टी स्पीकर भी इलेक्ट किया जाता है, जो भी डिप्टी स्पीकर होगा उन डिप्टी स्पीकर साहब को ये अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर देंगे। क्लियर है? हां जी। क्या इन्हें रिमूव भी किया जा सकता है? हां जी, जैसे ओम बिरला साहब, क्या इन्हें रिमूव किया जा सकता है? हां जी, लोकसभा के अंदर इनको रिमूव किया जा सकता है। 50 मेंबर्स को यह रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा, 50 मेंबर्स रेजोल्यूशन। जब 50 मेंबर्स का यह रेजोल्यूशन लाया जाएगा तो यहां लोकसभा में उस पर पूरी की पूरी बहस होगी और उस इंक्वायरी के अंदर लोकसभा स्पीकर प्रेजेंट हो सकते हैं, बट लोकसभा स्पीकर उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इंक्वायरी के अंदर जब खुद के खिलाफ ही अगर कुछ जानकारी हो रही है तो फिर नहीं हो सकता। ठीक है जी, क्लियर है? हां, एक चीज याद रखना, इसमें रनिंग माफ कीजिएगा 14 डेज प्रियोर नोटिस चाहिएगा, 14 डेज प्रियोर नोटिस चाहिएगा। अब अगर ओम बिरला साहब को हटाना चाहें तो अब यहां पर देखो कौन सी मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है? स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। कौन सी मेजोरिटी की? स्पेशल मेजोरिटी यहां पर चाहिए इस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या है? मोर देन 50% of the total membership are present and 50% प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग। यहां पर स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता आपको पड़ेगी ये पास करने के लिए, इन्हें रिमूव करने के लिए। कितने दिन का नोटिस होता है? 14 डेज का प्रियोर नोटिस होता है। ड्यूरिंग रिजोल्यूशन, जब रिजोल्यूशन ये चल रहा होगा तब ही कैन नॉट प्रिजाइड। हाँ, ही कैन कम टू द लोकसभा। एक और इंटरेस्टिंग चीज याद रखना, स्पीकर ऑफ लोकसभा हैज कास्टिंग वोट। इनके पास एक पावर होता है कास्टिंग वोट का। व्हाट इज कास्टिंग वोट? कास्टिंग वोट होता क्या है मेरे दोस्त? लेट्स सपोज एक तराजू है, एक तराजू हमने बनाया, ठीक है, एक तराजू हमने बनाया, यानी कि अगर इक्वल वोट्स हो जाए, अगर बराबर वोट हो जाए, यानी कि मान लो कोई रेजोल्यूशन, कोई कानून को लेकर 50 लोगों ने यस कर दिया, लेट्स सपोज, और 50 लोगों ने ही नो कर दिया, लेट्स सपोज। उस सिनेरियो में टू वोट अगेन, वोट इन इक्वल वोट सिचुएशन, वोटिंग पावर इन इक्वल वोट सिचुएशन, इसको बोलते हैं
कास्टिंग वोट। क्या बोलते हैं दोस्त? कास्टिंग वोट। तो लोकसभा में कास्टिंग वोट का पावर किसके पास होता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर स्पीकर साहब के पास होता है। ठीक है जी। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द स्पीकर? देखो डिप्टी स्पीकर और या राज्यसभा में भी यही फंक्शंस है। फंक्शंस ऑफ स्पीकर ऑफ द लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के स्पीकर के क्या क्या फंक्शंस हैं? पहला फंक्शन, जब भी कोई मीटिंग चल रही हो, जैसे सदन में कल मीटिंग चल रही थी, बीच में बहस हो गई, गर्मा गर्मी हो गई, तो बीच में एडजर्न करने का, एडजर्नमेंट पावर, एडजर्नमेंट पावर, एडजर्नमेंट पावर यानी कि स्थगन करने की शक्तियां जो है, लोकसभा को स्थगन करने की शक्तियां, स्थगन शक्ति जो है, स्थगन करने की जो शक्ति है वो किसको दी गई है? लोकसभा स्पीकर को दी गई है। दूसरा, लोकसभा स्पीकर इंश्योर करता है, इंश्योर्स दैट कोरम इज प्रेजेंट, कोरम इज प्रेजेंट, और यह सुनिश्चित करता है कि कोरम प्रेजेंट है। सर कोरम का मतलब क्या है? तो मेरे मासूम बच्चे, कोरम इज बेसिकली मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड। कोरम क्या है? कोरम इज सिंपली मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड, मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड, मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर ए सक्सेसफुल सेशन, फॉर ए सेशन। यानी कि एक अगर सेशन बुलाया जा रहा है तो उस सेशन को बुलाने के लिए मिनिमम मेंबर्स कितने चाहिए? तो मिनिमम मेंबर्स हैं 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। यानी कि जो टोटल मेंबरशिप है लोकसभा या राज्यसभा, दोनों के केस की बात बता रहा हूं मैं, लोकसभा के अंदर पर्टिकुलरली अपन लोग उसकी बात कर रहे हैं, तो लोकसभा की जो टोटल मेंबरशिप है उसके 1/10 लोग एटलीस्ट होने चाहिए एक सेशन बुलाने के लिए। यानी कि अगर 550 में मान के चलो 550 है, तो 550/10 कितने? 55 लोग एटलीस्ट होने चाहिए एक सेशन को बुलाने के लिए। 55 से अगर 54 भी है तो सेशन नहीं बुलाया जाएगा। अब आपने कहा कि इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ कोरम, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ कोरम, अगर कोरम नहीं रहे तो क्या होगा? इन केस ऑफ एब्सेंस यहां पर एडजर्नमेंट आ जाएगा, एडजर्नमेंट हो जाएगा। और एडजर्नमेंट करने का पावर किसके पास है दोस्त? एडजर्न करने का पावर किसके पास है? एडजर्नमेंट करने का पावर लोकसभा के स्पीकर के पास है। तो स्पीकर ये इंश्योर करता है कि कोई भी कानून बनाने के लिए मिनिमम मेंबरशिप जो रिक्वायर्ड है वो यहां पर हो। अब कई बार क्या होता है, मान लो कोई कानून बन रहा है, भाई कोई भी कानून बनने के लिए, लॉ बनने के लिए लोकसभा भी उतनी ही रिक्वायर्ड है जितनी राज्यसभा। देखो मैं ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस की बात करूं, मैं ऑर्डिनरी किसी लॉ की बात करूं, नॉर्मल कानून के लिए मैं बात कर रहा हूं, ऑर्डिनरी लॉ के बारे में। कई अगर सिंपल कानून है तो दोनों ही में पास होना चाहिए, लोकसभा में भी राज्यसभा में। लेकिन लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने कह दिया नहीं हम तो नहीं करेंगे भाई, फिर ऐसा तो कानून बनेगा ही नहीं। तो ऐसे में आर्टिकल 108 दिया गया है अपने पार्लियामेंट वाले चैप्टर में, आर्टिकल 108 इज बेसिकली द प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग। देयर इज अ प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। जॉइंट सिटिंग बुलाने का अधिकार किसके पास है? प्रेसिडेंट साहब के पास। लिख देता हूं ना, आप लोग नादान हो, भूल जाओगे। हाँ इतना ही छोटा सा दिमाग है, कोमल सा, वो भी है ना। तो जॉइंट सिटिंग को आई एम सो सॉरी यार, मैं आपको पता नहीं बात बात पे डांटता रहता हूं। हाँ जी, जॉइंट सिटिंग कैन बी कॉल्ड अपॉन बाय
कॉल्ड अपॉन बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट साहब इसे बुला सकते हैं, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों को ज्वाइंटली बिठाया जाएगा। जब ज्वाइंट सेशन होगा तब यहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? लोकसभा स्पीकर होता है। लोकसभा स्पीकर प्रिजाइड्स ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट को प्रिजाइड कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है। कौन करता है मेरे दोस्त? लोकसभा का स्पीकर करता है। दूसरा, अब ऑर्डिनरी लॉ की बात हो गई। अगर कोई यहां पर बिल आ रहा है, यानी कि कोई कानून बनाने के लिए आ रहा है और यह बिल में पैसे का लेन देन है, यानी कि ये बिल मनी बिल है कि नहीं है, तो ये मनी बिल है कि नहीं है, ये डिसाइड करने की फाइनल अथॉरिटी किसके पास होती है? ये भी लोकसभा के स्पीकर के पास होती है। फाइनल अथॉरिटी to decide if a bill is money bill or not, याद रखना, मनी बिल और नोट। एक बिल मनी बिल है कि नहीं है, तो फाइनल अथॉरिटी वो कौन है? स्पीकर है, और इसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। आप कोर्ट में नहीं जा सकते, यहां पर जो अथॉरिटी है वो इन्हीं के पास है। इसके अलावा पार्लियामेंट में छोटी छोटी कमिटीज भी बनाई जाती हैं, है ना। कोई भाई पब्लिक अकाउंट कमेटी है, कोई एक्सपेंडिचर कमेटी है, ऑडिट कमेटी है। इन कमिटीज के चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है? लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर अपॉइंट्स चेयरमैन ऑफ all parliamentary committees और parliamentary committees, सभी पार्लियामेंट्री कमिटीज के चेयरमैन भी कौन अपॉइंट करता है? ये भी लोकसभा स्पीकर करते हैं। इसके अलावा मेंटेन ऑर्डर एंड डेकोरम, मेंटेनिंग ऑर्डर एंड डेकोरम ऑफ द हाउस, कि भैया तमीज से बच्चे सारे के सारे पढ़े, हाँ, तमीज से सारे के सारे बच्चे पढ़े, एक दूसरे को गंदे मैसेज नहीं करे, एक दूसरे को परेशान नहीं करे, और कोई ऐसी बात नहीं बोले जो सही नहीं है। तो जैसे मैं होता ना यहाँ पे, अब मैंने जैसे चैट बंद कर दी, वैसे ही लोकसभा स्पीकर के पास भी पावर होता है आपका माइक बंद करने का, आपको बाहर निकालने का, कि भैया चलो बाहर जाओ, या ज्यादा हवा, जैसे अब ज्यादा ही बवाल कर दो, क्लास खत्म, छोड़ो मेरी तरफ से। सो दैट इज ऑल्सो लोकसभा का पावर, लोकसभा स्पीकर का पावर, मेंटेन ऑर्डर एंड डेकोरम। इसके अलावा हिज फाइनल इंटरप्रिटेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, फाइनल इंटरप्रिटेटर भी है रूल्स प्रोसीजर्स वगैरह वगैरह के। ठीक है जी, इतनी बातें क्लियर है। अब स्पीकर के साथ ही एक डिप्टी स्पीकर भी बनाया जाता है, कि जिस दिन स्पीकर नहीं होगा उस दिन सेशन में कौन बैठेगा? तो डिप्टी स्पीकर। एक चीज याद रखना, डिप्टी स्पीकर इज नॉट सबऑर्डिनेट टू स्पीकर, वो सबऑर्डिनेट नहीं होता है। अब यह हो गया, जैसे ही नई पार्लियामेंट बनी, नए लोकसभा के मेंबर आए, ऐसे बनता है और ऐसे स्पीकर बन गया। लेकिन आप सोचो, नई नई सरकार बनी हो, लोकसभा के नए चुनाव हुए हों, बिल्कुल नए चुनाव हुए हैं फ्रेशली, स्पीकर पहले दिन तो नहीं चुन लिया जाएगा, तो उसके लिए कंसेप्ट आता है प्रोटम स्पीकर का। दोस्त क्या है? प्रोटम स्पीकर। प्रोटम स्पीकर क्या होता है? प्रोटम स्पीकर इज टेम्पररी स्पीकर, टेम्पररी स्पीकर होता है, यानी कि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता प्रॉपरली स्पीकर का, तो इसके लिए
प्रोटेम स्पीकर होता है टेम्पररी स्पीकर, और ये दिस इज मेंशन अंडर आर्टिकल 95। ये कहां मेंशन है? आर्टिकल 95 के अंदर ये मेंशन है मेरे दोस्त। क्लियर है बात? इतनी बातें क्लियर है सर? हाँ जी। अच्छा, पूछूं कैसे आपसे? हाँ, पूछना ही क्यों है? हाँ भाई, पूछना ही क्यों है? चलो पूछ लेता हूं, अच्छे बच्चे हो, सुधर भी जाते हो कभी कभी। सुनो, अब बात करते हैं सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। पानी पिया ही नहीं। आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 टॉक्स अबाउट सेशंस इन पार्लियामेंट। सेशंस इन पार्लियामेंट। अब आप कहोगे सर, सरकार हमने 5 साल के लिए बनाई, तो ये कितनी बार मिला करेंगे? ये कितनी बार मिला करेंगे? तो ऐसा है, सेशंस इन पार्लियामेंट की अगर मैं बात करूं तो एटलीस्ट पार्लियामेंट शुड मीट एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर। एटलीस्ट क्या है? पार्ली शुड मीट एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर। एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर। एक साल में कम से कम 2 बार तो ये लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। एंड अनदर ऑल्सो, एक और दूसरा प्रोविजन है, देयर शुड नॉट बी मोर देन 60 days गैप बिटवीन द 2 सेशंस। देयर शुड नॉट बी। सर, राज्यसभा का प्रिजाइडिंग ऑफिसर, बेटा वो तो राज्यसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट साहब ना। काम उनके भी वहां पर जैसे हैं वही वैसे ही होता है ना? जैसे वहां काम होता है ना, जैसे लोकसभा स्पीकर के पावर होते हैं, राज्यसभा में वो अपने इसी तरीके से काम करता है। सो डोंट नीड टू मक देम अप, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है और ना ही अलग से पढ़ने की जरूरत। हाँ, देयर शुड नॉट बी there should not be gap of more than 60 days, gap of more than 60 days in 2 sessions। अगला पॉइंट क्या है दोस्त? कि 2 सेशंस में 60 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आवर, 0 आवर सब बताऊंगा बच्चों, थोड़ा पेशेंस रखो। ठीक है जी। यूजुअली हमारे यहां अगर अभी देखें, यूजुअली देर आर 3 सेशंस। यूजुअली कितने सेशंस है? यूजुअली देर आर 3 सेशंस। 3 सेशंस होते हैं। फाब से लेकर मार्च तक होता है बजट सेशन। कौन सा सेशन होता है? बजट सेशन होता है। जुलाई अगस्त सितंबर के अंदर होता है मानसून सेशन, जो अभी चालू हुआ है कल परसों, मानसून सेशन। और नवंबर दिसंबर में होता है आपका विंटर सेशन। अब आप बोलेंगे सर इनमें टाइम डेट क्या होती है, किस दिन बुलाया जाता है? मेरे दोस्त, मैंने जब प्रेसिडेंट साहब आपको पढ़ाए थे तब मैंने साफ साफ ये बोल दिया था कि प्रेसिडेंट कैन सम्मन, प्रेसिडेंट के पास पावर होता है टू सम्मन द सेशन। प्रेसी हैज पावर टू सम्मन द हाउस। प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो सम्मन कर ले कि हां भाई बैठो, पहली चीज। दूसरा, जब सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो प्रेसी हैज पावर टू डिक्लेयर प्रोरोगेशन। जब 5 साल पूरे हो जाएंगे या सरकार में अविश्वास हो गया, मेजोरिटी लूज कर दी, तो डिसोल्यूशन। ये पावर भी किसके पास होता है?
ये भी प्रेसी के पास होता है। अब जब सेशन चलता है, उस सेशन में चलते चलते लड़ाई हो गई किसी बात पर, हाँ बात नहीं बन रही है, आपस में थोड़ा हल्ला मच गया। तो हल्ला मच गया तो एडजर्नमेंट पावर किसके पास है दोस्त? एडजर्नमेंट पावर किसके पास होता है? ये किसके पास होता है? अभी बताया था, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। राज्यसभा में चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। हां, जैसे ही सेशन कंप्लीट होगा, जब मानसून सेशन खत्म होगा, मानसून सेशन खत्म होगा, लास्ट दिन जब ये लोग मिलेंगे, तो लास्ट दिन एडजर्नमेंट जब भी डिक्लेयर किया जाता है तो इसमें टाइमिंग मेंशन की जाती है कि दोबारा कब मिलेंगे। तो आपने देखा होगा लोकसभा स्पीकर बिरला जी बोलते हैं कि 1 घंटे के लिए एडजर्न करने, 1 घंटे के लिए एडजर्न कर रहे हैं। लेकिन अगर लास्ट दिन है तो वहां पर एडजर्नमेंट सिने डाई, वहां पर स्पीकर जो होता है वो डिक्लेयर करता है एडजर्नमेंट सिने डाई। एडजर्नमेंट सिने डाई का मतलब है बेसिकली यहां पर टाइमिंग जो है नॉट मेंशन्ड, टाइमिंग जो है बताई नहीं जाती कि दोबारा कब मिलेंगे, टाइमिंग मेंशन नहीं होती है। बेसिकली क्यों होता है? जब लास्ट दिन होता है, एडजर्नमेंट सिने डाई करके प्रेसिडेंट साहब को बोल दिया जाता है, प्रेसिडेंट साहब सेशन खत्म हो गया, प्रोरोग कर दो, है ना, प्रोरोगेशन कर दो। प्रोरोगेशन का हिंदी अनुवाद कल भी बताया था ना मैंने, सत्रावसन बोलते हैं इसे, सत्रावसन, सत्र का खत्म हो जाना, सेशन का खत्म हो जाना। डिसोल्यूशन यानी कि विघटन हो जाना, इसमें तो सदन का ही समाप्ति हो जाती है, दी एंड हो जाती है। क्लियर है सर? आप पीपीटी से पढ़ा दिया करो। क्यों? एडजर्नमेंट कल हुआ था, तो एडजर्नमेंट में टाइम होता है, एडजर्नमेंट सिने डाई में नहीं होता, एडजर्नमेंट सिने डाई के अंदर टाइम मेंशन नहीं होता। कल एडजर्नमेंट हुआ था ना, तो उसमें टाइम बता के देते हैं। इतनी बातें क्लियर? चलो जी, हाँ जी, चलो अब देखते हैं कि पूरे दिन काम कैसे चलता है। जो पार्लियामेंट होता है, जो पार्लियामेंट होता है, उस पार्लियामेंट के 11 बजे शुरुआत होती है, 11 o'clock, 11 बजे, ठीक, 11 AM। तो जो सबसे पहला जो 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, 11 बजे से लेकर 12 बजे तक का जो टाइम होता है, वो होता है, उसे बोलते हैं क्वेश्चन आवर। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन आवर। फॉर क्वेश्चन आवर, फॉर इनिशियल 1 आवर, फॉर इनिशियल 1 आवर ऑफ पार्लियामेंट्री मीटिंग। जब भी पार्लियामेंट्री मीटिंग बुलाई जाएगी तो 11 से 12, सर ये गैप 6 मंथ का होगा। कौन सा बाबू? ये गैप नहीं, 6 मंथ का नहीं होता, 2-2 महीने का करीबन गैप होता है। बजट सेशन जैसा अभी चला, तो अभी चल रहा है जुलाई अगस्त सितंबर तक जाएगा, फिर जुलाई अगस्त तक जाएगा, जुलाई अगस्त, ठीक है, जुलाई अगस्त हो गया, फिर सॉरी जुलाई अगस्त हो गया ये अभी वाला, फिर सितंबर 1 महीने की छुट्टी रहेगी, और 2 महीने की सितंबर अक्टूबर, फिर नवंबर दिसंबर के अंदर होगा इनका विंटर सेशन, फिर 1-2 महीने की फिर छुट्टी होगी, फिर मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल, फिर मई जून, ऐसे इस तरीके से 2-2 महीने के करीबन यहां पर बीच में गैप होता है। लोकसभा का स्पीकर कितने टाइम में चेंज होता है? सरकार वो डिपेंडिंग ऑन, बेसिकली 5 साल के लिए ही होता है, 5 साल से पहले बदलना चाहे तो रिमूवल का ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, इस तरीके से रिमूव किए जाते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन आवर होता है पहला, इनिशियल 1 घंटा जो होता है क्वेश्चन आवर होता है। यहां पर यूजुअली मेंबर्स आस्क द क्वेश्चन, members asks the question
and minister answers that, and related ministers answer the question, answers it. लेकिन यहां पर क्वेश्चन दो तरह का होता है, क्वेश्चंस दो तरह, यहां के दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक होते हैं स्टार्ड क्वेश्चन, और दूसरे होते हैं नॉन स्टार क्वेश्चन, नॉन स्टार्ड क्वेश्चन। दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं। नॉर्मल सवाल होते हैं, कोई भी सवाल, जैसे कहीं पर पानी की कमी है, कोई और मुद्दा हो तो उसके अंदर। अगर हम बात करें स्टार्ड क्वेश्चन की, तो स्टार क्वेश्चन के अंदर जो जवाब दिया जाता है, ओरल आंसर यहां पर दिया जाता है, ओरल आंसर दिया जाता है। तो जैसे कुछ बोला तो मिनिस्टर साहब उधर से जवाब दे देंगे। हाँ, उसमें दोबारा से वो एक कुछ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकता कि हाँ भाई ऐसा भी है, इसका भी जवाब दे दो। लेकिन नॉन स्टार क्वेश्चन जो होता है उसका रिटन आंसर देना पड़ता है। उसका कैसा आंसर देना पड़ता है दोस्त? रिटन आंसर देना पड़ता है। स्टार क्वेश्चन का आपको स्टार क्वेश्चन का ओरल आंसर दोगे, अनस्टार क्वेश्चन का आपको रिटन आंसर देना पड़ता है। ठीक है जी। एक और होता है, अगर कोई मुद्दा ज्यादा ज्वलंत है, बहुत बड़ा मुद्दा है, तो 10 दिन पहले जिसने भी सवाल पूछा है वो कंसर्न मिनिस्टर को नोटिस देता है कि भैया ये हमारा सवाल रहेगा 10 दिन के बाद में, एटलीस्ट 10 दिन का। इसको बोलते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में एटलीस्ट 10 डेज प्रायर नोटिस, एटलीस्ट 10 डेज प्रायर आपको बताना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा कि मैं ये सवाल पूछूंगा, और इसमें होता है ओरल आंसर, यानी कि मुंह जबानी ही यहां पर जवाब दिया जाता है कि हाँ भाई आपने नोटिस दिया था इस मामले को लेकर, तो ये मामला इस तरह, ये मामले में ये चीजें चल रही हैं। ठीक है जी। आंसर यहां पर कितना दिया जाता है? ओरली यहां पर दिया जाता है। जनरली क्वेश्चन आवर को हम गोल्डन आवर बोलते हैं क्योंकि यहां पर जो सवाल पूछते हैं मेंबर्स, वो पब्लिक इंपोर्टेंस के सवाल यहां पर पूछते हैं 11 से 12 के समय। फिर इसके बाद काम तुरंत चालू नहीं होता। 12 से 1 बजे के बीच में, क्योंकि 1 बजे लगभग काम चालू करेंगे, 12 से 1 बजे के बीच में एक नया सिस्टम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स ने डेवलप किया है, जिसको बोलते हैं जीरो आवर क्वेश्चन। जीरो आवर क्या बोलते हैं दोस्त? जीरो आवर। जीरो आवर क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी यहां पर काम प्रॉपर, जिस काम के लिए एजेंडा ऑफ द डे पर काम नहीं करने लगे, जिस काम के लिए बैठे हैं वो काम नहीं होता। क्वेश्चन आवर और एजेंडा के बीच में ये मेंशन होता है, इंडियन इनोवेशन है, और इसमें बिना नोटिस दिए यहां पर सवाल पूछे जाते हैं ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंस। ये इट इज इंडियन इनोवेशन। ये और कहीं पर ये सिस्टम नहीं है, हमने ही बनाया कि कोई अर्जेंट पब्लिक नोटिस है तो यहां पर सीधा का सीधा सवाल जीरो आवर के अंदर पूछा जा सकता है। सो जीरो आवर इज टाइम बिटवीन क्वेश्चन आवर and agenda of the day। फिर उस दिन का काम क्या है वो एजेंडा बताया जाता है। लोकसभा के स्पीकर साहब खड़े होते हैं और बताते हैं कि भैया आज का एजेंडा ये है, इस तरीके से काम करेंगे। ठीक है जी। अब कुछ दिमाग में आपके चल रहा होगा कि सर अगर स्टार्ड क्वेश्चन में या इनमें से किसी भी सवाल में मंत्री साहब ने जवाब दिया और अगर उससे सेटिस्फाई नहीं है मेंबर, तो क्या करें? तो बच्चे एक हफ्ते में 3
3 बार, मैक्सिमम 3 बार, ऐसा नहीं कि रोज ही चालू हो गए, एक हफ्ते में 3 बार हाफ एन आवर डिस्कशन का प्रोविजन है। हाफ एन आवर प्रोविजन के डिस्कशन में ऐसे सवालों पर दोबारा बात की जाती है जिनका जवाब अनक्लियर था या मेंबर्स को लगा कि वो क्लियर जवाब नहीं था। हाफ एन आवर डिस्कशन। ठीक है जी, इतनी बातें क्लियर दोस्त? हाँ जी, इतनी बातें क्लियर हैं? अब समझते हैं कानून बनता कैसे है। प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए लॉ, कानून बनाने की प्रक्रिया क्या होती है? कानून बनाने की प्रक्रिया क्या होती है? किनको क्लियर नहीं है पूछ लो, डाउट देख लू क्या आपके? चलो डाउट देख लेता हूं। यही तो आता है डाउट, अरे यहाँ नहीं आता, सॉरी। यहाँ आते हैं। एजेंडा मीन्स इन हिंदी, एजेंडे को हिंदी में एजेंडा ही लिखते हैं। एजेंडा मतलब कार्य। सर ये आंसर एंड क्वेश्चन एट टाइम क्यों नहीं हो देते? कौन सा? स्टार्ट क्वेश्चन का तो ओरली उसी समय जवाब हो जाता है। अगर टाइम चाहिए ना, जैसे कोई फैक्ट, कोई डेटा पूछ लिया कि भैया भारत में कितने प्रतिशत ये ऐसा चल रहा है, तो उसके अंदर तो कंसर्न मिनिस्ट्री को फिर पूरा डेटा लेकर जवाब तैयार करके देना पड़ेगा ना, इसलिए। सर 0 आवर रिपीट, अगर कोई काम की चीज है तो जो आपका क्वेश्चन आवर है और एजेंडा ऑफ द डे है उसके बीच का जो टाइम है उसको बोलते हैं 0 आवर। उसमें कोई भी सवाल पूछ सकते हो और उसमें आपका जवाब सीधा सीधा मिलेगा। सर जो लोग लोकसभा में एज ए व्यूअर हैं वो लोग क्वेश्चन कर सकते हैं? नहीं 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 कर सकते। मैं गया हूं लोकसभा में, दे कैन नॉट आस्क द क्वेश्चन। सर आरजेडी लालू, हाँ मैंने गलती से बोल दी बेटा, वो मैं इसकी बात कर रहा था जो यूपी के अंदर है ना, कौन सी पार्टी यार, नाम मेरे दिमाग से निकल गया। सर स्पीकर की जॉब के लिए भी एज लिमिट होती है? वही स्पीकर के लिए एज लिमिट कौन सी है भाई? लोकसभा के मेंबर को स्पीकर बनाएंगे, लोकसभा मेंबर कितने साल का होना चाहिए? 25 साल पूरे कर लिए होने चाहिए। सर कौन से मेंबर क्वेश्चन पूछते हैं, कौन से आंसर देते हैं? कोई भी मेंबर लोकसभा में, राज्यसभा में कोई भी मेंबर सवाल वहां पर पूछ सकता है, कोई भी, है ना। उसके लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर से परमिशन लेनी पड़ती है, जैसे मॉनिटर से परमिशन लेनी पड़ती थी ना कि मैं पानी पीने चला जाऊं, ऐसे वो वाला सीन है। सर कर्नाटक में यूपीआई को लेकर क्या विवाद चल रहा है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सर राज्यसभा मेंबर्स गवर्नमेंट हैविंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टी में सीट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है? राज्यसभा मेंबर्स गवर्नमेंट हैविंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी में सीट्स, ना ना ना, देखो जो गवर्नमेंट जो बनेगी ना वो प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ लोकसभा बनेगी। राज्यसभा में किसकी मेजोरिटी है, इट डज नॉट मैटर। सर अगर 60 दिन से ज्यादा का गैप हो जाए तो? 60 दिन से ज्यादा का गैप हो ही नहीं सकता, वो बिल्कुल लो बना दिया ना हमने, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया। सर 5 साल के बाद भी यही वाले पॉलिटिकल कम कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो। सर अगर किसी स्टेट के सीएम की डेथ हो जाए तो फिर कौन देखता है? इन केस ऑफ डेथ अगर हो जाती है तो फिर कंसर्न जिसके पास भी मेजोरिटी गवर्नमेंट है उस मेजोरिटी पार्टी को पूछता है वहां का गवर्नर कि भैया तुम्हारे जो हेड थे उनकी तो डेथ हो गया, बताओ दूसरे का नाम बताओ। अगर वो नाम नहीं बताते विद इन स्टिपुलेटेड टाइम तो सरकार गिर जाएगी, अगर नाम बता देते हैं तो वो कंटिन्यू हो जाएगा। स्पीकर कौन होता है? क्लास का मॉनिटर होता है। सर औरंगाबाद का एमपी तो कभी भी लोकसभा में बहस करने नहीं जाते हुए दिखते नहीं होंगे। जॉइंट सिटिंग कहाँ होती है? लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर ही सदन है, वहीं पर बैठ जाते हैं ना। अभी तो नया वाला हो गया, पुराना वाला मेरा देखा है ना, तो वहां था। एडजर्नमेंट का मतलब होता है जैसे क्लास में मैं बोल दूं कि 5 मिनट का गैप है, 5 मिनट बाद में मिलेंगे, दैट इज थगन, एडजर्नमेंट। ठीक है, एडजर्नमेंट बता दिया। सर इक्वल वोट हो जाते हैं तो रिवोटिंग करवाते हैं? नहीं, कास्टिंग वोट होती है। हाँ रिवोटिंग के लिए रिवोटिंग के लिए डिमांड हो सकती है। अगर मेंबर्स बोले कि भैया दोबारा वोटिंग कराओ तो दोबारा वोटिंग करवानी पड़ेगी। ठीक है जी।
सर मोदी बेटर है, राहुल गांधी, दोनों अच्छे हैं अपने हिसाब से। सर हु इज बेटर, मोदी? मोदी और मेलोनी? मेलोनी। ओहे आकाश, सर लोकसभा में कितनी सीट होती है, कल नहीं आया था क्या? चलो अब देख लो प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। देखो बच्चे, सबसे पहले लॉ बनाने के लिए आपको सबसे पहले यह बताना पड़ेगा कि किस रिगार्डिंग आपको सारी के सारी डिटेल्स लिखनी पड़ेंगी। डिटेल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोविजंस आपको सबसे पहले बताने पड़ेंगे। इसको बोलते हैं बिल। क्या बोलते हैं? बिल। हिंदी में बोलते हैं विधेयक। हिंदी में क्या बोलते हैं? विधेयक। अगर कोई कानून बनाना होता है तो सबसे पहले आता है बिल। बिल के अंदर क्या होता है? उस कानून से रिलेटेड डिटेल्स होती हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस चीज को वो टारगेट करेगा और किस मतलब से वो बनाया गया है, वो सारी बातें यहां पर लिखी जाती है। जनरली होता क्या है, ये बिल प्रेजेंट करा जाता है। अब बिल भी दो तरह का होता है। बिल दो तरह का होता है। अगर किसी मिनिस्टर ने कोई कानून बनाने के लिए ये प्रोविजन प्रेजेंट किया है तो उसे बोलते हैं पब्लिक बिल। दोस्त क्या बोलते हैं? पब्लिक बिल। पब्लिक बिल, बिल प्रेजेंटेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बाय ए मिनिस्टर, उसको बोलते हैं पब्लिक बिल। मिनिस्टर्स के अलावा अगर कोई भी, चाहे वो रूलिंग पार्टी से ही हो, अगर वो मेंबर बिल लेकर आता है तो उसे बोलते हैं प्राइवेट बिल। क्या बोलते हैं दोस्त? प्राइवेट बिल। बस एक चीज याद रखना, प्राइवेट बिल में 7 दिन का प्रायर नोटिस देना पड़ता है। बिल प्रेजेंटेड बाय members other than मिनिस्टर, इसको बोलते हैं प्राइवेट बिल। और इसमें पहले 7 दिन पहले नोटिस आपको देना पड़ेगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, भैया मैं ऐसे ऐसे कोई कानून लाना चाहता हूं, मुझे टाइम बता दो आप। तो वो 7 दिन के बाद का एक टाइम बता देंगे, 10 दिन के बाद का जो भी, ठीक है, वो एक टाइम बता देंगे। ठीक है जी। अरे 7 दिन इसमें होता है, 30 दिन होता है ये, 30 डेज। क्या कह रहे हो? पेन का अलग उपयोग कर लो, टेक्नोलॉजी का पूरा। अरे टेक्नोलॉजी का तो क्या है, इसको 30 दिन करो। बात तो खैर तुम सही कर रहे हो यार। पब्लिक बिल के लिए 7 डेज प्रायर नोटिस चाहिए। 7 डेज प्रायर नोटिस चाहिए। पब्लिक बिल के लिए कितने दिन का नोटिस होगा? 7 दिन का। अगर कोई प्राइवेट मेंबर, यानी कि मेंबर अदर देन द मिनिस्टर नहीं है, अगर वो कोई कानून लाना चाहता है तो पहले 30 दिन पहले उसे नोटिस देना पड़ेगा। वो उसे पूछना पड़ेगा कि भैया हम ऐसा कानून लाना चाह रहे हैं। ठीक है। अगर बिल कोई कानून जनरल बिल है, कोई कानून जो है जनरल बिल है, उसे बोलते हैं ऑर्डिनरी बिल। क्या बोलते हैं दोस्त? ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल की एक बात बताऊं सर, अब आप बोलेंगे सर कौन से हाउस में आ सकता है? ऑर्डिनरी बिल कैन बी प्रेजेंटेड इन आइदर ऑफ द हाउसेस, कैन बी प्रेजेंटेड इन आइदर ऑफ द हाउसेस, किसी भी सदन में ये आ सकता है। लोकसभा हो, लोकसभा में आ जाएगा, राज्यसभा हो, राज्यसभा में आ जाएगा। और लोकसभा राज्यसभा दोनों इसे पास करेंगे।
अगर दोनों में डिस्प्यूट होता है तो देयर इज अ प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग, उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी बिल। बट इफ ए बिल कंटेन्स पैसे का मामला, अगर किसी बिल में पैसे का मामला है तो उसको आर्टिकल 109 के अंदर, आर्टिकल 109 में कहा जाता है मनी बिल। मनी बिल, एक बिल मनी बिल है कि नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है? लोकसभा स्पीकर। खास बात यह है कि मनी बिल कैन ओनली ओरिजिनेट इन लोकसभा ओनली, केवल और केवल लोकसभा में ही ओरिजिनेट हो सकता है मनी बिल। ठीक है, 109 में। हां, एक और आर्टिकल है, जैसे यहां पर मैंने बताया कि पैसे से रिलेटेड सारी चीजें हैं, लेकिन पैसे से रिलेटेड भी चीजें हैं और बाकी जनरल और भी कोई चीजें हैं। उस बिल को बोलते हैं फाइनेंस बिल। क्या बोलते हैं दोस्त? फाइनेंस बिल। वो आता है आर्टिकल 117 में। क्या आता है? आर्टिकल 117 में। इसे बोलते हैं फाइनेंस बिल दोस्त। क्या बोलते हैं? फाइनेंस बिल। याद रखना, फाइनेंस बिल ऑल्सो कैन ओनली बी ओरिजिनेटेड इन लोकसभा। दोनों में डिफरेंस क्या बताया? मनी बिल वो बिल होता है जिसमें केवल और केवल पैसे के लेन देन के बारे में हो। फाइनेंस बिल वो बिल होता है जिसमें पैसे के लेन देन के बारे में भी है और जनरल चीजें भी है, तो उसे बोलते हैं फाइनेंस बिल। उसे क्या बोलते हैं? फाइनेंस बिल। सर जी एक पेन से सब एक मिल जाता है? अच्छा, सॉरी, आज मैंने ध्यान नहीं दिया आप लोगों पर। कम आर्टिकल 110 ना, आर्टिकल 110 तो बजट है बेटू। बच्चों आर्टिकल 110 जो है ना वो तो बजट है। 109 मनी बिल। आज मैंने पेन वगैरह पे कम ध्यान दिया। याद रखना, कैन ओनली ओरिजिनेट इन लोकसभा। ऑर्डिनरी बिल कहीं भी आ सकता है। ऑर्डिनरी बिल कहीं भी आ सकता है। सर बजट कहां? पार्लियामेंट के सामने होता है। बजट में जरूरी नहीं कि लोकसभा राज्यसभा दोनों ही हो, कोई सा भी हो सकता है। ठीक है जी। हाँ जी, अब एक चीज सुन लेना, अब एक चीज सुनना। अब सर अगर कोई बिल आया है तो अलग अलग बिल की अलग अलग प्रोसेस है। अगर मनी बिल की मैं बात करूं दोस्त, तो लोकसभा में ओरिजिनेट होगा मनी बिल दोस्त। लोकसभा में ओरिजिनेट होगा मनी बिल, ये तो मैंने बता दिया। याद रखना, मनी बिल के लिए प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नेसेसरी। राष्ट्रपति से आपको बोलना पड़ेगा, राष्ट्रपति साहब ऐसा ऐसा हम ला रहे हैं। ठीक है, पैसे के रिलेटेड मामला है। फिर लोकसभा में ये पास होगा। अगर लोकसभा में खत्म हो गया तो फिर तो कोई मामला ही नहीं है, पास हो गया। पास होने के बाद इट इज सेंट टू राज्यसभा। कहां भेजा जाता है? सेंट टू राज्यसभा। राज्यसभा के पास ये भेजा जाता है। अब राज्यसभा के पास ऑप्शन होते हैं, या तो इसे पास कर दे, या तो इसे पास कर दे, या इसे रिजेक्ट कर दे, या इसे रिजेक्ट कर दे, या इसे रिटर्न कर दे कि भैया रिटर्न विद अमेंडमेंट्स, रिटर्न विद अमेंडमेंट्स। मेरे दोस्त, अब रिटर्न विद द अमेंडमेंट्स हो गया और रिजेक्ट हो गया अगर, तो 14 डेज तक वेट करेगी लोकसभा। कौन वेट करेगी? लोकसभा 14 दिन के लिए। अब मान लो कुछ अमेंडमेंट बताए गए कि सर ये चेंज कर लो, लोकसभा ने कहा हम नहीं मान रहे। अगर एक्सेप्ट कर लिया, इफ अमेंडमेंट एक्सेप्टेड, तो वो पास ही हो जाएगा। अगर उन्होंने अमेंडमेंट नहीं माने या इसने रिजेक्ट कर दिया, तो याद रखना
रिजेक्ट होने के बाद भी केवल और केवल ये 14 दिन के लिए ही वेट करेंगे, 14 डेज के लिए ही लोकसभा वेट करेगी। 14 डेज, आफ्टर 14 डेज, आफ्टर 14 डेज it will be considered pass, it will be कंसिडर्ड पास, इसे पास ही माना जाएगा। तो यहां राज्यसभा की पावर कम है। आप बोलोगे फिर सर रिजेक्ट का पावर क्यों दिया, तो असल में ये रिजेक्ट करने का तो पावर है ही नहीं असल में, क्योंकि क्या बोला गया कि राज्यसभा पास करे नहीं करे, मनी बिल को राज्यसभा पास करे नहीं करे, इट डज नॉट मैटर। राज्यसभा ने जो बोला इट ऑल्सो डज नॉट मैटर। द राज्यसभा कैन डू इन ए मनी बिल दैट इज 14 डेज डिले। ठीक है, तो याद रखना इन केस ऑफ मनी बिल 14 दिन वेट करते हैं, 2 हफ्ते तक के लिए, 2 हफ्ते तक के लिए कि भैया पास कर दो, इसे नहीं कर रहे हो तो फिर पास माना जाएगा। इन केस ऑफ मनी बिल, इन केस ऑफ मनी बिल, राज्यसभा, इन केस ऑफ मनी बिल राज्यसभा can only delay it for 14 days। केवल और केवल 14 दिन के लिए डिले कर सकती है राज्यसभा, इसके अलावा नहीं। तो इन केस ऑफ मनी बिल याद रखना राज्यसभा से ज्यादा पावर होता है लोकसभा के पास मनी बिल के केस में। मनी बिल को पास करने में टाइम तो लगता होगा ना, हाँ ऐसा तो जरूरी नहीं कि टाइम लगे ही। ऐसा तो इन्होंने अपनी सैलरी जब बढ़ाई थी, इन लोगों ने अपनी जब एमपीज की सैलरी बढ़ाई थी, इन्होंने, मुझे लगता है कि आज तक का सबसे तेज बिल पास होगा। मुझे 15 मिनट या 20 मिनट लगे थे टोटल इन्हें पास करने में है ना, तो दैट इज देयर ना। चलो, अब लोकसभा राज्यसभा में बिल पास होकर फिर जाता है प्रेसिडेंट के पास। assent ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए वहां पर ये जाता है। assent ऑफ द प्रेसिडेंट, बिकॉज अगर राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करेगा तो वो बिल रिजेक्ट माना जाएगा। अब बिल आता है राष्ट्रपति के पास assent के लिए, तो राष्ट्रपति के पास एक तो ऑप्शन है कि भाई हां कर दे। अगर तो उस बिल पर राष्ट्रपति लास्ट में साइन कर देता है, लोकसभा राज्यसभा ने पास कर दिया, देन तो इट बिकम्स एन एक्ट, इट बिकम्स एन एक्ट, फिर तो वो एक लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है। बट इफ, लेकिन अगर दूसरा ऑप्शन होता है उसके पास विदहोल्ड करने का, विदहोल्ड की बताता हूं, जेब में रख लिया। तीसरा होता है रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन, रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन, कि एक बार दोबारा सोच लो। प्रेसिडेंट साहब के पास कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है, या तो उसके लिए हां भर दे, या उसको विदहोल्ड कर दे, या उसे रिटर्न कर दें फॉर रिकंसिडरेशन, कि भैया 1-2 बार और देख लो इसके अंदर, तुम्हें सही लग रहा है तो, और इसमें कुछ अमेंडमेंट कर सको तो कर लो यार। उस सिनेरियो में प्लीज रिमेंबर, उस सिनेरियो के अंदर क्या होगा, उस सिनेरियो में प्रेसिडेंट के पास ये पावर होगी, प्रेसिडेंट के पास ये पावर होगी कि प्रेसिडेंट साहब जो है दोबारा उसे ना बुलाएं। देखो याद रखना, विदहोल्ड करना यानी कि जेब में रख लिया, इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। इसको क्या बोलते हैं? पॉकेट वीटो। मनी बिल में, इन मनी बिल प्रेसिडेंट कैन नॉट विदहोल्ड, प्रेसी कैन नॉट विदहोल्ड, कैन नॉट विदहोल्ड। प्रेसिडेंट साहब यहां पर विदहोल्ड नहीं कर सकते।
क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैंने क्या बोला था, मनी बिल के अंदर पहले परमिशन किसकी चाहिए? मनी बिल में परमिशन किसकी बात चाहिए? इनकी चाहिए। हां, अब आप ये कह रहे हो कि रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन, अब ये जाएगा वापस पार्लियामेंट के पास, वापस जाएगा हाउसेस में। अगर फिर से इफ both the houses pass it again, if both the houses pass it again, अगर दोनों हाउस इसे वापस से पास कर देते हैं, राष्ट्रपति ने क्या करा, रिटर्न कर दिया था कि भैया एक बार देख लो, लेकिन दोनों हाउसेस ने इसे वापस से पास कर दिया, तो यहां पर इसका मतलब तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाह रहे हैं उस कानून को बन जाए, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसने चुने? हमने। तो एक बार इसने वापस कर दिया, अगर दोबारा पास होके आया गया, देन प्रेसिडेंट हैव टू गिव असेंट टू द बिल। इन दैट सिनेरियो प्रेसिडेंट हैव टू गिव असेंट टू द बिल। अगर दोबारा पास होकर आ गया तो वहां एसेंट देनी ही देनी पड़ेगी, उसमें एसेंट देनी ही देनी पड़ेगी दोस्त। ठीक है जी। तो ये जो होता है विदहोल्ड करने का, इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन, इसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो, कि थोड़े दिन के लिए सस्पेंड कर दिया, इसे बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। इसे बोलते हैं पॉकेट वीटो, कि जेब में डाल लिया। पॉकेट वीटो इंडिया के अंदर अगर पॉकेट वीटो है तो है, बस उसका कोई इलाज यहां पर नहीं है। विदहोल्ड कर दिया तो विदहोल्ड है, विदहोल्ड का कोई जवाब यहां पर होगा नहीं। करेक्ट है जी। सर पॉकेट वीटो कब तक रहेगा? जेब में रख लिया आपने। पॉकेट वीटो के लिए देयर इज नो टाइम मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पॉकेट वीटो के लिए कोई टाइम मेंशन नहीं है। ठीक है जी। चलो चलो साहब, इतना ही है आज के लिए। एक बार आपके डाउट्स देख लेता हूं जल्दी से मैं। डाउट है किसी के? सर अगर बिल पास करने से पहले उससे रिपोर्ट नहीं मांगता है क्या? मांग सकता है, वो प्रेसिडेंट है यार, वो कर सकता है। सर अगर मनी बिल और फाइनेंस बिल एक बार और एक्सप्लेन कर दो। बेटा मनी बिल होता है केवल और केवल पैसे वाला, फाइनेंस बिल होता है उसके अंदर पैसे का भी मामला है और पैसे के अलावा भी मामला है, दैट इज फाइनेंस बिल। सर अगर कोई लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में कब तक ऐड हो जाता है? प्रेसिडेंट साहब साइन करेंगे, प्रेसिडेंट साहब के साइन होने के बाद गैजेट ऑफ इंडिया में नोटिफिकेशन आएगा। गैजेट ऑफ इंडिया इंडियन भारत सरकार का न्यूज़पेपर होता है, ऑफिशियल गैजेट के अंदर आते ही वो कानून, उसमें डेट लिखा होता है कि कब से लागू होगा, वो कानून लागू हो जाता है। सर आर्टिकल 370 राज्यसभा से कैसे पास हुआ? वहां तो अपोजिशन मेजोरिटी के अंदर है ना। अपोजिशन कहां मेजोरिटी में? अब नहीं है, पहले था, जीएसटी के टाइम था। तो सर फिर क्या फायदा डिले करने में, 14 दिन के बाद पास? हाँ वो बेसिकली बस उनका बड़े हैं तो सम्मान कर रहे हैं वहां पर, क्योंकि पैसे का मामला तो सरकार चला रही है ना, तो सरकार तो कहां है, लोकसभा में, तो वहां उसको नहीं रोक सकती राज्यसभा। सर मनी बिल राज्यसभा पर डिपेंड नहीं करता ना, ना ना, मनी बिल क्योंकि चला सरकार लोकसभा रही है ना, सरकार लोकसभा से बनी है। सर हाउ टू बी व्यूअर ऑफ पार्लियामेंट, आप किसी भी एमपी से या लोकसभा स्पीकर से आपको परमिशन लेनी होती है, उनका एक पास बनता है प्रॉपरली आपका, और उसके आप जा सकते हो। पहले तो बहुत इजीली चले जाते थे, आजकल बड़ी स्क्रूटनी होती है। वो जब से वो थोड़ा सा कुछ बम बम फेंका था ना कुछ थोड़े दिन पहले, 14 दिन से पहले लोकसभा बिल पास नहीं कर सकती क्या? नहीं, 14 दिन तो वेट करना ही पड़ेगा ना। तो सर सिर्फ लोकसभा भी लो बना सकती है, आई मीन बिना बिल राज्यसभा गए लो बन सकता है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, राज्यसभा तो जाना ही पड़ेगा। सर क्या स्टे लाया जा सकता है कि बिल पर? हाँ लाया जा सकता है सर। नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट नीतीश कुमार। सर डिफेंस मिनिस्टर कैसे बनते हैं? वो जिसको भी प्रधानमंत्री बोले कि भैया इसको बना दो। सर इसमें डुअल मेंबरशिप किसके लिए होती है? यानी कि एक आदमी दोनों लोकसभा राज्यसभा का मेंबर हो गया, या एमपी भी है, एमएलए भी है, दैट इज डुअल सिटीजनशिप। सर डिफरेंस बिटवीन मनी बिल एंड, ठीक है, थैंक यू सर, सच ए नाइस एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। सर 1-2 महीने की छुट्टी ज्यादा नहीं है? अरे इन लोगों की तो छुट्टियों की तो बात ही मत करो तुम, वहां पर बड़े आराम से आप जाओगे ना, तब आपको वहां दिखेगा जो कैंटीन है संसद की,
वहां पर आपको सब एमपीज देखने को मिल जाएंगे। सब लोग बड़े हंसी खुशी बात करते रहते हैं, बाहर फोटो खिंचवाते रहते हैं, सेल्फियां चलती रहती हैं, बड़ा मतलब। बट यू विल फील कि भाई देखो देश यहां से चलता है। हम लोग अपने आप को कुछ भी मानते हो, आप लोग कुछ भी मानते हो, कोई भी किसी को कुछ भी मानता हो, लेकिन जब वहां पर घुसते हो ना तो रियली यू फील कि यार ये मंदिर है, यहां से देश चलता है। और इतनी पावरफुल एनर्जी है ना पार्लियामेंट की, अंदर जब जाओगे तो यू विल फील दैट, वो एक एनर्जी आपको फील होती है ना, वाइब्स हैं उसके अंदर ऐसी। मुझे तो पुराने वाले में गया था मैं, नई वाले में तो नहीं गया, नई वाली के अंदर भी चले जाएंगे। चलो ठीक है जी। तो ये सारा का सारा पार्लियामेंट अपन ने कंप्लीट कर लिया दोस्त, पार्लियामेंट को कंप्लीट कर लिया। अगले में पढ़ेंगे स्टेट लेजिस्लेचर या गवर्नर देख लेंगे। होमवर्क है, प्लीज रिवाइज इट, इसे रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी यू कैन फॉलो अस। एक बार फिर से डाउट देख लूं, देख लेता हूं एक बार, आप लोग परेशान हो रहे होंगे। जय हिंद सर, जय हिंद सर। अगर बिल फेल हो गया तो फेल हो गया, तो फिर अपने घर पे। सर गुरुजी पॉकेट वीटो किसके पास होता है? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट ने क्या कहा? प्रेसिडेंट को आपने कोई कानून दिया लिखकर कि सर इस पे साइन कर दो, प्रेसिडेंट ने जेब में डाल लिया कि हाँ देखते हैं। आप वो पूछेंगे सर क्या हुआ, क्या सोचता हूं, सोचता हूं। ठीक है जी। चलो सर, अगर बिल फेल हो गया तो गुरुजी पॉकेट वीटो किसके पास होता है? सर अगर बिल पास होने से पहले बजट बनाते होंगे ना सर। हाँ, हर साल का बजट अलग होता है। बजट बेसिकली होता है कि गवर्नमेंट का आने वाले साल में कहां कहां पैसा जाएगा, कहां कहां से पैसा आएगा, दैट इज बेसिकली बजट। ठीक है जी। सर सारे डॉक्यूमेंट जो देश में लागू होंगे, हाँ बिल्कुल सही बात है, तभी तो प्रेसिडेंट साहब को हमने एग्जीक्यूटिव हेड बनाया है, जितने भी। ठीक है जी। चलो फिर मिलते हैं आपको, बाकी यू कैन फॉलो अस। और